हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोग, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि कल हम लोग ने अंग्रेज़ों की एंट्री करा लिए थे। भारत में ब्रिटिश कंपनी आ चुकी थी और किस तरीके से वो बंगाल क्षेत्र में प्रवेश की थी, किस तरीके से आप देखेंगे अरब शाखा की तरफ जो भी फैक्ट्रियाँ थी पुर्तगालीज, उस पर कैसे नियंत्रण स्थापित की थी। तो इन सभी चीज़ों को हमने क्या किया था बेटा, देख लिया था। तो अब हम लोग मुख्यतः जो एंटर करने वाले हैं, जहाँ से आपका मेंस का टॉपिक स्टार्ट होता है, आप देखेंगे कर्नाटक युद्ध को। किसको देखेंगे बच्चे? कर्नाटक युद्ध को, क्योंकि यहीं से आपको फ्रांसीसी भी जुड़ जाएंगे और अंग्रेज तो जना भारत में स्टेबल्स हो ही चुके हैं ना। तो ध्यान दीजिए बेटा, तो हम लोग पढ़ेंगे किसको? कर्नाटक युद्ध को। तो हेडिंग बनाइए बच्चे, कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध बेटा, तो कुल कर्नाटक युद्ध कितने हुए थे बच्चे? तो ध्यान देना, 3 हुए थे। और किसके किसके में थी कि कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य। ध्यान देना बच्चे, ये किसके किसी बीच लड़ा था? फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य बच्चे ये युद्ध लड़ा गया था। तो पहले एक तो की पॉइंट देख ले कि कौन कौन से युद्ध कब कब लड़े गए बेटा। तो ध्यान देना, पहला का प्रथम 1748 से कितना था? 1748 से 48 के बीच में प्रथम। तो अगर प्रथम की बात करेंगे बेटा, कब से कब है बेटा? तो प्रथम है 1748 से 1748 में, मतलब इसी के मध्य में समय का मंथ का अंतर है बच्चे। और किसके लिए बेटा? इसका कारण क्या था बेटा? ध्यान देना, ये क्यों लड़ा गया था? ऑस्ट्रिया के, हाँ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए बेटा। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए बेटा क्या किया लड़ा गया था? आपके प्रथम कर्नाटक। जी जी जी, मंथ का अंतर है ना बच्चे। तो ध्यान देना, पहला युद्ध अगर कहा जाए 1748 के ना बेटा, अरे सॉरी, कितना होगा? 1746 होगा ना। कितना होगा बेटा? 1746। तो 1746 से 1748 के मध्य किसके लिए लड़ा गया था बेटा? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर। और दूसरी बात बेटा, इसकी युद्ध की समाप्ति कैसे हुई? एक्स-ला सैपल संधि से। किससे हुई थी? एक्स-ला सैपल संधि हुई थी। इसके परिणाम के स्वरूप क्या हुआ था? इस पहले कर्नाटक युद्ध का क्या हो गया था बेटा? समाप्ति हो गया था। ठीक है बच्चे। उसके बाद बेटा द्वितीय, एक तो डाल लीजिए बेटा, हो सकता है ना डायरेक्ट आपके ऐसे प्री में ही क्वेश्चन आ जाए, तो फैक्ट के रूप में हमारे पास होना चाहिए। तो 1749 से लेकर क्या हुआ था बेटा? 1749 से लेकर बेटा हुआ था 1754 के बीच में। ये क्यों हुआ था बेटा, आपको बताओ। तो ये हुआ था कर्नाटक और हैदराबाद के में उत्तराधिकार को लेकर ना। ये क्यों हुआ था बच्चे? कर्नाटक एवं उत्तराधिकार, कर्नाटक एवं हैदराबाद में, हैदराबाद के उत्तराधिकार के लिए बेटा। ठीक है। और ये समाप्ति कैसे हुआ था बेटा? पौंडीचेरी की संधि से। पौंडीचेरी संधि से कब हुआ था? 1754 में। 1754। अगर गलती से कहीं पर 1954 लिख रहा है तो उसका मतलब समझिए क्या है? 1700 है ना। और फिर तीसरा बेटा कब से कब हुआ था? 1756 से 63 तक। 1756 से 1763 तक। अब ये क्यों हुआ था बेटा? तो आपको बताओ, इसे सप्तवर्षीय, इसको बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था ये। सप्तवर्षीय युद्ध का के परिणाम पर हुआ था। और इसकी समाप्ति बेटा अगर कैसे हुआ था, ध्यान देना बच्चे। तो अगर इसकी समाप्ति बोलेंगे 1763 में हुआ था पेरिस की संधि। इसका हुआ था 1763 में पेरिस की संधि। तो इससे बेटा हमारा समाप्त हो गया था, कौन सा हो गया था? तृतीय। ठीक है। तो ये 3 कर्नाटक युद्ध टोटल हुए थे। तो कौन? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम कब से कब हुआ है?
1746 से लेकर 48 के बीच में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर एक्स-ला-सैपर संधि हुई थी। वहीं दूसरा हुआ था 1749 से लेकर 54 के बीच में हुआ था बेटा, 54 के बीच में, और किसके लिए हुआ था? कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर। फिर पांडिचेरी की संधि से वो क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। तृतीय कब हुआ था? 1756 से लेकर 63 के बीच में। क्या हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था। और 1763 में पेरिस की संधि से क्या हुआ था बेटा? ये समाप्त हुआ था ना। अंग्रेज गए नहीं तभी फ्रांसीसी आ गए तो क्या? हाँ भाई, फ्रांसीसी आ गए, मैंने कहा था ना, डच भी आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी भी आए थे। तो धीरे धीरे इनका आने जाने का बेटा जो क्रम था ना वो लगा हुआ था। फ्रांसीसी आपकी बात करेंगे 1664 में कंपनी इन्होंने भारत में खोल दी थी, समझ रहे हैं? 1664 में इन्होंने कंपनी खोल दी थी और 1618 में उन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में डाल दी थी, 1668 में। तो 1668 में उन्होंने पहली फैक्ट्री खोली थी और 1664 में उन्होंने भारत में क्या कर लिए थे? इंटर कर लिए थे। हाँ, तो ये भी भारत में आ गए थे। पुर्तगाली तो जान लो ऑलरेडी खत्म ही हो गए थे। किससे खत्म हो गए थे? क्योंकि उन्होंने अंग्रेज पहले ही खत्म कर दिया था उन्हें। अंग्रेज भी पहले सूरत में अपना वो खोले थे और और ये भी मतलब लगभग जितने आ रहे थे उधर उस साइड में अपनी फैक्ट्रियों को खोल रहे थे, समझ रहे बच्चे? तो फ्रांसीसी भी भारत में आ चुके हैं, वो भी अपने शासन प्रशासन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और इधर ये भी पढ़ रहे हैं। अब इन दोनों के मध्य में क्या होने वाला है? संघर्ष। तो पहले संघर्ष से पहले थोड़ा देख लेंगे भारत की स्थिति वो की कि भारत में राजाओं की स्थिति क्या है, तभी तो संघर्ष कराएंगे। और संघर्ष कहाँ होना बच्चे? कर्नाटक में होना है। नोट डाउन हो गया तीनों? ये तीनों हो गया? तो फैक्ट रूप में बेटा इनको याद कर लीजिएगा। अब आइए सबसे पहले देखेंगे थोड़ी भारत की स्थिति देखेंगे, भारत में कहाँ पे कैसे क्या राजा थे ना। ठीक है बच्चे? चलिए आइए देखो बच्चे, ये बेटा हमारे पास क्या है? भारत है ना। तो ये बच्चे हमारा क्या है बच्चे? भारत है। अब इन भारत को अगर देखने का प्रयास करेंगे तो कहाँ पे कौन से क्षेत्र पाए जा रहे हैं ना बच्चे? क्या हुआ जी? हाँ, तो गुजरात पंखा नियर बनेगा ही, क्योंकि यहाँ पे क्या बना है? सर्किट का एरिया बनाना है ना। हाँ, अब वो आप लोग क्या करेंगे? ज्योग्राफी वाले टीचर समझेंगे क्यों ना टेढ़ा टाढ़ा है, समझ रहे हैं? हाँ, आइए अब देखो बच्चे, यहाँ पर यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, तो आप देखेंगे बस इस क्षेत्र में बेटा क्या था, यहाँ पे तो ये बेटा इस वाले पूरे एरिया में जो दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ क्या था बेटा? मुगल थे। कौन थे बच्चे? यहाँ पे कौन थे बच्चे? मुगल। तो ये बच्चे ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये कौन सा बच्चे है? मुगल है। मुगल में कौन थे? उसमें शासक कौन था? अहमद शाह। उसमें शासक कौन था बच्चे? मुगल में शासक कौन था बच्चे? अहमद शाह था बेटा। आप बताओ यही छोटे से ऐसे क्षेत्र में देखेंगे, यही क्या था बच्चे? अवध था। क्या था बेटा? ये यहाँ क्या एरिया था बच्चे? अवध का। ये छोटा जो एरिया बना रहा हूँ बच्चे वो किसका बच्चे? अवध का है। और अवध में कौन था? सआदत खान था। कौन था बेटा? उस समय 1720 में कौन था? सआदत खान। सआदत खान। तो उसमें बेटा कौन था? सआदत खान था। अगर यही इधर पूरा एरिया में आएंगे बेटा तो ये पूरा एरिया किसका है? बंगाल का। किसका बच्चे है? बंगाल का है। और आप ये एरिया देखेंगे, ये पूरा एरिया किसका बच्चे? ये क्या है बेटा? बंगाल है। अब बंगाल में कौन था बेटा? मुर्शिद कुली खान था। कौन था? मुर्शिद कुली खान। कुली खान। मुर्शिद कुली खान कौन था बेटा? सूबेदार था। किसका था? मुगल बादशाह का। मुगल बादशाह क्या था बेटा? मुर्शिद कुली खान था। और ये मुर्शिद कुली खान जब धीरे धीरे ये देखो मुगल शासन क्या होता है? कमजोर हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ध्यान समझिए। ये जो मुगल सल्तनतियाँ थी, मुगल सल्तनत था, वो क्या हुआ था? इस समय लगभग लगभग क्या हो गया था बेटा? कमजोर हो गया था। और जब कमजोर हो गया था तो यहाँ का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? बंगाल का मुर्शिद कुली खान को। और मुर्शिद कुली खान क्या करता है? बंगाल को क्या करता है? स्वतंत्र घोषित कर देता है। क्यों? क्योंकि ये सभी बेटा क्या थे? कमजोर थे। इसके बाद जब नीचे आएंगे बेटा तो यही पर ध्यान देना, ये तो सभी इसके बेटा। अब यहाँ से ऐसे लेकर लगभग ये यहाँ से पूरा ये एरिया आप देखेंगे, ये जानते हैं पूरा एरिया ऐसे पूरा मिला लीजिए इधर का। ये पूरा बेटा जो एरिया था वो किसका था?
तो ये ध्यान देना बेटा, मराठा साम्राज्य थे। कौन थे? मराठा साम्राज्य। और इस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था? बाजीराव प्रथम पेशवा था। कौन कर रहा था बेटा? पेशवा कर रहा था। और पेशवा कौन था उस समय? बाजीराव प्रथम बेटा। तो याद करिए बेटा, तो यहाँ से देखिएगा मराठों का पूरा वर्चस्व क्या था? काफी बड़ा हो गया था। और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था बेटा? लूटपाट। अगर नहीं, मुगल अलग है, मराठा अलग है। ये इधर वाला पूरा एरिया है, देखो इस बारे पूरे एरिया देख लो जो बनाया हो ना, ये पूरा जोन बेटा किसका है? मराठा साम्राज्य का है। तो ये पूरे एरिया में कौन फैले हुए थे? मराठा साम्राज्य। अब मराठा साम्राज्य अपने आप का क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तार कर लिए थे, यहाँ से उड़ीसा तक आ गए थे। ये भारत के ही मराठा थे? हाँ, भारत के अंदर ही। भारत के अंदर मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ पे कौन कौन से राजाएं थे और क्या उनका वर्चस्व था। तो देखेंगे अब तो क्या होगा, धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। अब हमारे सॉरी मुगल सल्तनत धीरे धीरे एकदम कमजोर हो रहा है। उसके बाद देखेंगे इधर अवध था, इधर क्या था? बंगाल था। अब बंगाल भी आगे चल के अपने आप को क्या कर लेता है? ये सूबेदार की नियुक्ति में किया था किसको? मुर्शिद कुली खान को। और धीरे धीरे अपने आप को ये क्या कोशिश कर लेता है? स्वतंत्र कर लेता है। और नीचे आएंगे बेटा तो कौन थे? निजाम थे। कौन थे बेटा? नीचे आएंगे तो इस एरिया में देखेंगे, इस एरिया में देखेंगे बेटा तो ये किसका शासन है? ये कौन है बेटा? यहाँ पे निजाम। और निजाम में कौन था? चिंगलीज खान। चिंगलीज खान। और जो चिंगलीज खान था बेटा ना, इसी चिंगलीज खान को हम लोग क्या नाम से जानते हैं बेटा? चिंगलीज। इसका नाम है चिंगलीज। चिंगलीज है बेटा, चिंगलीज खान। और चिंगलीज खान को हम लोग किस नाम से? आसफ खान के नाम से जानते हैं ना। इसी को क्या नाम से जानते हैं? आसफ खान। आसफ खान। अब ये भी बेटा क्या था? ये भी ध्यान देना, मुगल सल्तनत का ही सूबेदार था। और इसने भी क्या किया था अपने आप को? ये किस एरिया में था? हैदराबाद में था। और इसने भी अपने आप को क्या घोषित कर लिया था? स्वतंत्र। ये भी क्या था बेटा? हैदराबाद क्षेत्र में था बच्चे। उसके बाद अगर जस्ट इसके नीचे वाले देखेंगे बेटा, तो नीचे वाले एरिया में कौन है बच्चे? नीचे वाले एरिया में यही बच्चे क्या है? ये एरिया जो है इसका किसका बच्चे? कर्नाटक का। किसका है? कर्नाटक का है। और इस कर्नाटक में किसका शासक था? तो ध्यान देना, कर्नाटक में था। और यहाँ पे जस्ट इसी कर्नाटक में क्या पड़ता था बेटा? उसमें मद्रास। क्या पड़ता था? ध्यान देना है, यही पड़ता था मद्रास। समझ रहे हैं? यहाँ पे कौन था? क्या ध्यान दीजिए बेटा, क्या था? मद्रास था। अब यहाँ के शासक रूप में कौन था? अनरुद्दीन। कौन था बेटा? इस वाले एरिया में, कर्नाटक वाले एरिया में कौन था? अनरुद्दीन था। कौन था बच्चे? अनरुद्दीन। मद्रास चेन्नई में है ना? हाँ, अभी नहीं, वो पहले का मैं बता रहा हूँ। अब पहले, अब कहाँ है तो आप जानते हैं। ये अनरुद्दीन शासक कौन था बेटा? अनरुद्दीन था। अब अगर इस तरफ देखेंगे बेटा, इस तरीके से हमारे भारत में ये राजाएं बटे हुए थे। समझ रहे मेरी बात को? अब देखिएगा, ये तो आपने समझा कि हमारे यहाँ किस प्रकार से भौगोलिक स्थिति में राजाओं का क्रम दिखाई दे रहा है ना। अब उसमें बताओ बेटा कि ये मराठा साम्राज्य जो थे, ध्यान समझिए बेटा, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था लूटपाट। क्या था? लूटपाट था मराठा साम्राज्य का। इनका मुख्य पद्धति क्या था? लूटपाट करना था। जो भी व्यापार करते थे अंग्रेजों से क्या करते बेटा? ये लूटपाट कर लेते थे। अब जरा समझिए कि स्थिति बनी क्या कैसे। नोट डाउन करना बंद करिए, थोड़ा सा इधर फोकस करेंगे तो समझ पाएंगे आप। बाकी आपको इसको आप रिकॉर्डेड रूप में देखकर भी नोट्स बना सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान समझिए बच्चे, हुआ क्या यहाँ पे कंडीशन? ये जो मराठा साम्राज्य थे, मराठा साम्राज्य का मुख्य उद्देश्य ही था क्या? लूटपाट करना। अब जो यह ब्रिटिश साम्राज्य मैंने कहा था, इस क्षेत्र में पहले उन्होंने अपने क्या कहते हैं? कोठी बनाया था, अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। क्यों? क्योंकि ये संघर्षशील विहीन क्षेत्र था, इधर कोई कंपनियां थी नहीं, तो इधर ही स्टेब्लिश किया था। और उसके साथ बेटा उसमें बंगाल अपने आप में शासक में क्या था? सबसे मजबूत था। अगर बंगाल में कहेंगे तो बंगाल उसमें सबसे ज्यादा क्या था? मजबूत था। तो ऐसे कंडीशनों में क्या हुआ, जब ये लूट-पुट होने लगा तो अंग्रेजों के सामानों को ये लोग क्या करते थे? मराठे लूट ले जाते थे। जब मराठे अंग्रेजों के सामान लूट ले जाते थे तो इनको प्रोटेक्शन किससे मिल रहा था? बंगाल में मुर्शिद कुली खान था। समझ रहे हैं? अब मतलब मुगल शासक इसको क्या कर रहा था? कंट्रोल कर रहा था। पर इन्होंने देखा कि मुगल शासक ही क्या हो चुका है? कमजोर हो चुका है। ये हमारा सुरक्षा कर ही नहीं पा रहा है। और जब ये सुरक्षा कर ही नहीं पा रहा है तो इन्होंने क्या किया? अपने क्षेत्र में क्या किया बेटा? सैनिकों का निर्माण करना चालू कर दिया। क्यों? अपने कंपनी को अगर सुरक्षित रखना है तो इन्होंने क्या किया? धीरे धीरे अपने पास क्या किया? सैनिकों को बढ़ाना चालू किया, सैनिकों का निर्माण करना चालू कर दिया। अब यही चीजें फ्रांसीसी भी देख रहा था। फ्रांसीसी की तरफ से कौन था? डुप्ले था। अभी आगे बताऊंगा बेटा। फ्रांसीसी की तरफ कौन था बेटा? डुप्ले था। तो ध्यान है, जो डुप्ले था वो भी क्या कर रहा था? सैनिकों का निर्माण कर रहा था बच्चे। क्यों कर रहे थे सैनिकों का निर्माण? समझ आ रहा है?
क्योंकि मराठा साम्राज्य जब लूटते थे तो इनका प्रोटेक्शन जो मिलना चाहिए था इनको, किससे, बंगाल से, मुगल से, उनको मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि मुगल सल्तनत क्या हो चुका था, कमजोर हो चुका था। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, बच्चे अपने सैनिकों का निर्माण करना चालू कर दिया। और जब सैनिकों का निर्माण करना चालू किया तो इनका आपसी धीरे धीरे संघर्ष भी होगा। अब जरा देखते हैं इनका संघर्ष कैसे होता है। अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि भारत में स्थितियां इनकी क्या कैसे पर है। क्या आगे बढ़े अब इसके, यहाँ तक की बातें समझ पा रहे हैं आप लोग? तो कहाँ आप किसके पास जा रहे हैं बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे बेटा आप लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब आइए प्रथम कर्नाटक युद्ध को समझते हैं। अभी तो हम सिर्फ आपको बता रहे थे कि भारत में स्थितियां कैसी हैं, अभी हम युद्ध नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ आपको बताए हैं भारत में राजाओं की स्थिति कैसी है, कौन राजा कमजोर हो चुका है, कौन अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया है। चलो बच्चे, अगर हो गया हो तो मैं चलूँ आगे, बढ़ो, चलिए आइए। देखिए अब डालेंगे प्रथम कर्नाटक। पूरी तरीके से बेटा इसको क्या करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, फिर मैं इसको लिखवा दूंगा आपको ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था बेटा, 1746 से 48 के मध्य में ना, 48 के मध्य में। जरा आइए समझते हैं कि युद्ध कैसे क्या हुआ बेटा, क्या इनकी कंडीशन बनी ना, इनकी युद्ध होने के पीछे कारण क्या था ना। आइए बेटा, अब आपको बताऊं सबसे पहली बात, इन युद्ध के बारे में मैंने बताया था कि सबसे बड़ा इसका कारण क्या था बेटा, कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर क्या मुद्दा था। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का क्या था बेटा, मुद्दा था। क्या होता है 1740 में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई हो जाता है, और वहां भी कौन थे, ऑस्ट्रिया में भी कौन थे, फ्रांसीसी, और कौन थे बेटा, ब्रिटेन, इंग्लैंड वाले थे। और फ्रांसीसी इंग्लैंड जो थे वो शुरू से ही एक दूसरे से क्या थे, विरोधक थे। तो इनका क्या हुआ, वहाँ ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रिया का पद स्थान क्या हो गया था, खाली हो गया था। ऑस्ट्रिया का अलग से देश है। हाँ हाँ, ऑस्ट्रिया क्या है, एक देश है यूरोप में। तो वहाँ उस वाले क्षेत्र में, क्योंकि देखो ध्यान देना, ये जो ब्रिटिशर्स थे एक ही जगह नहीं थे, वो अमेरिका में भी थे, अफ्रीका में भी थे, हर जगह अपने क्षेत्र को फैला रहे थे। इनका काम ही था उपनिवेशवाद बनाना लोगों को, और वहां से क्या करना, व्यापार करना। ऐसे कंडीशनों में ऑस्ट्रिया को उत्तराधिकार को लेकर ऑस्ट्रिया का पद खाली हो जाता है। तो ऑस्ट्रिया को कब्जा लेने के लिए होता क्या है कि इंग्लैंड और फ्रांसीसी आपस में टकरा जाते हैं ऑस्ट्रिया में। जब ऑस्ट्रिया में टकराते हैं तो इनका प्रभाव जहां जहां पे फ्रांसीसी अंग्रेज थे वहां वहां इनका टकराव क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। समझ रहे हैं, मुख्यतः ये लड़ाई यहाँ तो नहीं हुई थी, ये लड़ाई कहाँ हुई थी, ऑस्ट्रिया में। और ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार को लेकर इनका संघर्ष चालू होता है, तो ऐसे कंडीशनों में ये जहां जहां फ्रांसीसी और ब्रिटिश थे उनका टकराव वहां वहां पे क्या होने लगा, चालू हो गया। क्यों, क्योंकि वहां उनसे अगर वही होता है ना, अगर भाई के दुश्मन तो अपना भी दुश्मन। समझ रहे, बात वही थी बच्चे। तो कह सकते बेटा सबसे बड़ी बात है, इस युद्ध का कारण क्या था बेटा, भाई तुमको जहां रहना वहीं रहो, तुम कहा था छड़ रहे हो। तो ध्यान देना, तो इसका कारण क्या बेटा, तो यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मुद्दा था ना। तो यूरोप में ऑस्ट्रिया ना, यूरोप में क्या देखिए बेटा, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का, यूरोप में ऑस्ट्रिया अधिकार का मुद्दा था। तो इसमें हुआ क्या था बेटा, तो आप कह सकते हो ना कि 1740 में उत्तराधिकार का विवाद क्या हो रहा था, चल रहा था ना। 1740 से उत्तराधिकार का विवाद चल रहा था। क्या हुआ बेटा, उत्तराधिकार का क्या कह सकते हैं, विवाद चल रहा था। और जब उत्तराधिकार का इसमें बेटा वहां से विवाद चल ही रहा था, तो इससे क्या हुआ कि जहां जहां पे ये फ्रांसीसी थे, अंग्रेज थे, वहां वहां आपस में क्या हो गए, टकरा गए ना। तो क्या हुआ बेटा, तो कह सकते हो युद्ध चल रहा था जहां जहां फ्रांसीसी एवं अंग्रेज थे वे वहां टकरा गए। अब ऐसे में भारत में भी दोनों थे, तो इसका प्रभाव कहाँ पड़ा, दोनों टकरा गए। तो ऐसे में
ऐसे में इसका प्रभाव भारत में भी पड़ता है, भारत में भी पड़ता है। तो अभी तो हमने देखा कि उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, तो लड़ाई किसके बीच में हुई बेटा? अगर देखा जाए लड़ाई किसके बीच में है? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुई है। तो भारत किसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? अब भारत कैसे होगा? क्योंकि बस ये युद्ध भारत क्षेत्र में लड़ा जा रहा है ना। अगर कहा जाए तो उनके लिए युद्ध स्थल का काम कौन कर रहा है? भारत। जहां जहां अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, तो उनके लिए युद्ध स्थल का काम कौन कर रहा था बच्चे? भारत। तो भारत की एक प्रकार से क्या था? बैटल एरिया था। और बैटल एरिया में भारतीय राजाएं कैसे इंटर होते हैं, जरा इनको ही समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं मुख्यतः, ये तो समझ लीजिए कारण क्या था। अब देखिए कि कैसे इनके बीच में संघर्ष होता है, जरा इनको हम लोग समझते बेटा ना। तो ये देखते बच्चे, यहाँ पे ध्यान समझिए। जैसे बताऊं बच्चा, ये एरिया किसका बेटा? भारत का है। अब ये एरिया भारत का है, तो आपको इतना पता हो चुका है कि कौन से एरिया में कहाँ बेटा है। तो अगर आपको मैं बताऊँ तो ऊपर तो जानते बच्चे किसका शासक है? निजाम का है। अगर मैं आपसे कहूँ तो यह एरिया बेटा किसका है? ये किसका बच्चे है? निजाम का। और उसमें आपको मैंने बताया था निजाम कौन था बेटा? अगर आपसे मैं कहूँ निजाम कौन था? आसफ जाह था, या उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? चिंगलीज खान। उसी का नाम था चिंगलीज खान, या क्या था नाम था? आसफ, आसफ खां। अब बेटा ध्यान देना, उसके बाद हमारा क्या पड़ जाता है बेटा? हैदराबाद। क्या पड़ता है? कर्नाटक। क्या पड़ता है बच्चे इसके बाद? कर्नाटक। तो ये मान लो बच्चे, ये पूरा एरिया क्या है बच्चे? कर्नाटक है ना। ये क्या है? कर्नाटक है। और कर्नाटक का शासक कौन था बेटा? अनवरुद्दीन। क्या था बच्चे? अनवरुद्दीन था। अब यहाँ का शासक कौन था बच्चे? अनवरुद्दीन था। और जरा सा लिखना कम करिए और समझने का प्रयास करिए विथ मैपिंग, तो आपको ज्यादा बेटा समझ आएगी। और यहीं पे बेटा कर्नाटक में दो स्थान है, एक पौंडीचेरी है, क्या बेटा? मद्रास है। यहीं पर एक दो स्थान है, एक क्या बेटा? पौंडीचेरी, अब क्या है? मद्रास। ये बेटा क्या है हमारे पास है? मद्रास है। अब यहाँ क्या बच्चे हमारे पास है? पौंडीचेरी है। अब पौंडीचेरी में कौन है बेटा? तो पौंडीचेरी में फ्रांसीसी है। कौन है? पौंडीचेरी में कौन रह रहे हैं बेटा? फ्रांसीसी। भी आपको पढ़ाया हूँ कि 9 नवंबर 1954 में फ्रांसीसी क्या किए थे? पौंडीचेरी छोड़ के गए थे। तो इनका ये था बेटा। अब मद्रास में कौन थे बच्चे? कौन थे? अंग्रेज थे। क्या थे बच्चे? अंग्रेज थे। अब देखो, अब यहीं पर आपको बताऊं एक स्थान और बेटा, मॉरिशस। कौन है बच्चे है? आगे इधर पढ़ेंगे तो क्या है बेटा? मॉरिशस। यहाँ कौन है बेटा? मॉरिशस। तो जो मॉरिशस है बेटा, यहाँ पे मॉरिशस है। और मॉरिशस में अगर पूछा जाए तो यहाँ भी किसका अधिकार बेटा? तो मॉरिशस में कौन है? फ्रांसीसी है। और फ्रांसीसी कौन था? ला बोर्डेन। कौन था यहाँ पे? यहाँ फ्रांसीसी है। यहाँ भी बच्चे क्या है? फ्रांसीसी है। और यहाँ पे इस समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन था बेटा? ला बोर्डेन। तो ला बोर्डेन यहाँ के क्या था इसमें बेटा? गवर्नर था। और यहाँ पौंडीचेरी में जो फ्रांसीसी था कौन था बेटा? डुप्ले था। कौन था बच्चे? यहाँ ध्यान देना, हर एक को समझते चलो। यहाँ कौन था? डुप्ले। तो यहाँ ध्यान देना बच्चे, ये डुप्ले था। और यहाँ कौन था? ला बोर्डेन था। और यहाँ पे अगर कहा जाए बेटा, तो इस समय इस वाले एरिया में अगर कहा जाए मद्रास में, तो मद्रास में कौन था बच्चे? तो मद्रास में कहेंगे नौसेना प्रमुख था ला बर्टेन। यहाँ का मद्रास का नौसेना कौन था? क्या नाम था? ला बोर्टेन। अब देखो बच्चे, ये ला बोर्टेन था। तो इसमें मुख्यतः होता क्या है? इसमें ला बोर्टेन जो था नौसेना था, ये करता क्या है ना। अब ये युद्ध तो चल रहा था, कहाँ युद्ध चल रहा था बच्चे? ऑस्ट्रिया में। अब इसका प्रभाव कहाँ दिखता है? भारत में। तो ये करते क्या? जब युद्ध चल ही रहा था तो ये ला बोर्टेन क्या करता है? ये कहाँ से? मद्रास से निकलता है। कहाँ से निकलता है बच्चे? मद्रास से निकलता है। और मद्रास से निकलता है तो ये क्या करता है ना, ये पौंडीचेरी को क्या करता है? घेरा कर लेता है। और उसमें वहां का शासक कौन था बेटा? डुप्ले था। इसने क्या किया बेटा? पौंडीचेरी को क्या कर लेता है? घेरा कर लेता है। कौन कर लेता है? ला बोर्टेन। और ला बोर्टेन कौन था बच्चे? अंग्रेज था। इसने क्या किया बेटा? क्या कर लिया इसका? यहाँ से ला बोर्टेन ने क्या कर लिया बेटा? तो ला बोर्टेन ने यहाँ से क्या कर लिया? इसको क्या कर लिया? इसका क्या कर लिया बच्चे? घेरा। और जब इसका घेरा कर लेता है तो घेरा करने के बाद क्या होता है बेटा? पौंडीचेरी का घेरा कर लिया। और घेरा करने से डुप्ले क्या हो गया? घिर गया। किससे घिर गया? फ्रांसीसी से। और जब फ्रांसीसी से घिर गया, ये तो परेशान हो गया बेटा। और जब परेशान हो गया तब क्या दिक्कत हुई? तब परेशान जब हुआ तो इसने डुप्ले ने क्या किया? इसी का कौन था? इसी का दोस्त फ्रांसीसी। इसी के दोस्त कौन था बेटा? फ्रांसीसी था। अब यहाँ मॉरिशस में कौन था बेटा? ला बोर्डेन था। इसने कौन था? ला बोर्डेन।
तो लाबुर्दैन से इसने क्या किया, डुप्ले ने सहायता मांगी। लाबुर्दैन से उसने क्या मांगी बच्चे, सहायता मांगी कि भैया हमको क्या किया है, लाबुर्दैन ने उधर से क्या किया, घेर लिया है। अब ऐसे कंडीशन में जब लाबुर्दैन ने इसको क्या किया, बर्टन ने इसे घेर लिया, किसको, पौंडीचेरी को, और जब घेर लिया तो यहाँ से ये डुप्ले फंस गया, और जब डुप्ले फंसा तो डुप्ले जब फंसा बेटा तो इसने लाबुर्दैन से जब मदद मांगी, इससे क्या मांगा था बेटा इन्होंने, मदद। अब मदद मांगी तो लाबुर्दैन ने क्या किया, अपने सेना को लेकर कहाँ चला गया, इस साइड में आ गया, समझ रहे बेटा, पौंडीचेरी में। इधर से अपने सेना को लेकर कहाँ आ गया, पौंडीचेरी में। अब इधर से चढ़ाई कौन कर दिया, इधर चढ़ाई कौन कर दिया, डुप्ले। इधर से कौन आ गया, लाबुर्दैन। अच्छा लाबुर्दैन आ गया तो ऐसे में क्या हो गया, लाबुर्दैन फंस गया। सर लाबुर्दैन ये अंग्रेज है? हाँ हाँ बेटा, जो लाबर्टन था, ये क्या नाम है इसका, लाबर्टन, इसका नाम क्या बच्चे, लाबर्टन। तो लाबर्टन क्या था, देख रहे हो अंग्रेजी लिखा हो ना, तो अंग्रेजी नौसेना का प्रमुख था ये। और लाबर्टन करता क्या है, ये फ्रांसीसी जो पौंडीचेरी एरिया था, पौंडीचेरी एरिया का क्या बना लेता है, घेरा। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रिया का युद्ध चल रहा था, इसने यहाँ पे कब्जा करने के लिए फ्रांसीसी को क्या कर लेता है बच्चा, घेर लेता है। और जब फ्रांसीसी को घेर लेता है तो डुप्ले फंस गया। और जब डुप्ले फंस गया तो डुप्ले अपनी मदद किससे मांगता है, मॉरिशस में भी फ्रांसीसी थे, और उसमें कौन था, लाबुर्दैन था। और लाबुर्दैन से जब मदद मांगता है तो लाबुर्दैन कहाँ था, इधर इस साइड से आता है, और पौंडीचेरी में जो ये लाबर्टन से घेरा हुआ था, इधर से इसने क्या किया, इसको घेर लिया। अब इधर से कौन घेर लिया, डुप्ले घेर लिया। अब अंग्रेज क्या हो गए, बीच में फंस गए। और जब अंग्रेज यही बीच में जब फंसते हैं तो यहीं से कर्नाटक के शासक उस समय कौन थे बेटा, अनरुद्दीन थे। कर्नाटक के शासक कौन थे, अनरुद्दीन थे। और जब अनरुद्दीन थे, जब ये पूरी तरीके से एकदम क्या हो गए, पूरी तरीके से फंस गए बेटा। और जब इसमें फंस गए तो अनरुद्दीन का सेनापति कौन था बेटा, महकूज। अनरुद्दीन का सेनापति कौन था बेटा, इनका जो सेनापति था कौन था, महकूज था। ये महकूज था इनका सेनापति बेटा। अब होता क्या है, महकूज जो होता है, ये अंग्रेज अब करते क्या है, तो अंग्रेज चले जाते हैं किसके, मद्रास में जो अंग्रेज थे वो कहाँ चले जाते हैं, अनरुद्दीन के पास। कहिए बताइए, हम आपके क्षेत्र में रह रहे हैं, आपके क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, हाँ, इस पे आपका अधिकार है। अब ऐसे आपके अधिकार बताइए, विदेशी लोग आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, आपके सान मान का क्या होगा। हाँ, क्योंकि ये फंस गया था। क्यों फंस गया था, पहले तो इसने क्या किया, प्रयास किया, पर यहाँ से क्या गया, लाबुर्दैन आ गया। लाबुर्दैन ने क्या किया, इसको पस्त कर दिया। और जब पस्त कर दिया तो इसने मदद किससे मांगने की कोशिश की, ध्यान देना, अनरुद्दीन से। अनरुद्दीन से मांगी क्यों, अब देखो ध्यान देना, क्योंकि अब डुप्ले के मन में थोड़ा सा विचार आ गया। क्या विचार आ गया, अब यहाँ से इसने क्या किया, मद्रास को क्या किया, कंट्रोल में लेने का प्रयास किया। यहाँ तो इसको हरा दिया, तो इसने कहा कि हमारे पास सेना तो ये है, अब इसी लागे अब क्या करते हैं, चढ़ाई किस पे कर देते हैं, मद्रास पे। समझ रहे मेरी बात को। जब लाबर्टन यहाँ फंस गया तो लाबर्टन तो यहाँ पराजित हो गया। और जब पराजित हुआ तो इसने क्या किया, किसने, डुप्ले ने कहा ऐसा है, अब इसी लगे हाथ क्या करते हैं, मद्रास को भी कंट्रोल में ले ही लेते हैं। अब मद्रास को जब कंट्रोल में लेने जाता है तो अंग्रेज चले जाते हैं किसके पास, अनरुद्दीन के पास। और अनरुद्दीन से कहते बताइए, आपका क्षेत्र है, आपका भौगोलिक क्षेत्र है, आप राजा हैं, कैसे राजा हैं भाई, आपके क्षेत्र का कोई कब्जा कर रहा है। अब ऐसे में अनरुद्दीन कहता बात तो सही कर रहा है भाई, अब ये संप्रभुता की लड़ाई है, ये तो स्वाभिमान की लड़ाई है। अब ऐसे में भारतीय राजा अनरुद्दीन क्या आ जाता, अपने सेनापति किसको भेजता है, महकूज को। किसको भेजता है बेटा, महकूज को। अब यह महकूज क्या होता है, क्या बेटा, महकूज खां जो था, महकूज खां के नेतृत्व में सेना भेजा जाता है। और कहाँ भेजा जाता है, अड़ियार नदी पे। क्या भेजा जाता है बेटा, अड़ियार नदी, अड़ियार नदी पे। अब इस अड़ियार नदी जहाँ भेजा जाता है तो वहीं पे बेटा क्या था, अड़ियार नदी के पास क्या था, सेंट थोमे नामक स्थान। क्या है, सेंट थोमे नामक स्थान। अब सेंट थोमे नामक स्थान पर ही क्या हो जाता है, इस अनरुद्दीन और इसके फ्रांसीसी के बीच में क्या हो जाता है, संघर्ष लड़ा जाता है। समझ रहे हैं, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में, फ्रांसीसी और अनरुद्दीन के बीच में क्या लड़ा जाता है बेटा, संघर्ष लड़ा जाता है। और इसमें क्या होता है, महकूज क्या हो जाता है बेटा, मारा जाता है। अब महकूज क्या हो गया बेटा, सेंट थोमे, इसी बोलते हैं सेंट थोमे नामक स्थान पर होता है, इसलिए बोलते हैं बेटा सेंट थोमे का युद्ध। क्या बोलते हैं बेटा, सेंट थोमे का युद्ध। और जो सेंट थोमे का युद्ध था, ये बेटा इसी सेंट थोमे के युद्ध में क्या होता है, महकूज क्या हो जाता है बेटा, महकूज क्या हो जाता है बेटा, मारा जाता है। अब ये महकूज जब मारा जाता है तो इससे क्या हो जाती है, अनरुद्दीन की सेना, क्योंकि आपको बताऊं इनकी सेना बहुत ही कम थी। जो फ्रांसीसी सेना थी ये 100-150 थे, माना जाता है इनकी सेना कितनी थी, 100-150 थी। अब अनरुद्दीन के सेनापति कितना थे, लगभग इनकी सेना कितनी थी बेटा, 20,000 थी।
और 20,000 सेना थी और ये 100 सेनाओं ने मिलकर क्या किया, 20,000 सैनिकों को मार डाला। बहादुरी की बात है। समझ रहे हैं? अब मार डाला सेंट थोमे नामक स्थान पे। इसी वजह से सेंट थोमे युद्ध से क्या हुआ, यहाँ से महकुज मारा गया। अब महकुज मारा गया मतलब क्या हुआ, अनरुद्दीन की क्या हो गई बच्ची, हार हो गई। सर तो ये भी तो लाबूटे ने भी फ्रांसिस के 2 सब मिल के मारे होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो लाबूटे ये सभी थे, तो लाबूटे ने ये पांडिचेरी मान लो 100-150 बस गए थे ये लोग। और सब क्या किए, इन लोगों को, महकुज के सेनापतियों को, सेना को क्या किया, मार गया। अब महकुज को भी जान से मार दिए। अब ऐसे में आप बताओ, इसमें भारत का कहीं इन्वॉल्वमेंट था नहीं था, पर भारत गलती से आ गया। और कौन आ गया, अनरुद्दीन आ गया। अब बेटा अनरुद्दीन आ गया तो बताओ इससे सबसे बड़ी समस्या होगी। अब इससे क्या हुआ, अब यहाँ से मेन से क्वेश्चन बनेगा। आप सोचिए, अब आपसे क्वेश्चन सीधा से पूछ लेगा, सेंट थोमे का युद्ध किस तरह के राजनीतिक प्रभाव को जन्म देता है। अब ये युद्ध कहाँ हुआ, सेंट थोमे का युद्ध हुआ। अब छोटो सा आप कहोगे सर सेंट थोमे का युद्ध से अब क्या ही मेंस का क्वेश्चन बनेगा, पर इससे बन क्या, कैसे बना। अब क्वेश्चन पूछ लेगा ना, सेंट थोमे के युद्ध का राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा बेटा, या राजनीतिक प्रभाव को जन्म क्या दिया। भारत को अपने बिना मतलब का इन्वॉल्व कर। अब देखो बच्चे, आइए तो समझते बेटा, बताइए पहले आप लोग कर्नाटक का प्रथम युद्ध समझ पाए, नहीं समझ पाए, यस सर। कोई दिक्कत। यही प्रथम करना। हाँ, यही प्रथम कर्नाटक युद्ध था बेटा। आप देखिए वास्तव में इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पर ये कैसे इन्वॉल्वमेंट हो गए आपको पता चला। यस सर। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पांडिचेरी के क्षेत्र में क्या हुआ था, डुप्ले को जब घेरा बना लिया था क्या, लाबर्टेन, तो इसकी मदद किसने किया था, लाबुर्देन ने किया था। और लाबुर्देन ने जब मदद किया तो उससे क्या हुआ, ये लाबर्टेन हारा। जब लाबर्टेन हारा तो डुप्ले ने सोचा इस इलाके किसको जीत लेते हैं, मद्रास को। और जब मद्रास को जीतने जाते हैं तो यहाँ ने अंग्रेजों ने किसके साथ क्या की, चापलूसी कर दी, अनरुद्दीन से। क्योंकि अनरुद्दीन यहाँ का क्या था बच्चे, शासक था। बताइए आपके रहते हुए आपके क्षेत्र को कब्जा कोई कर रहा है। ऐसे में अनरुद्दीन ने अपने सेनापति किसको भेज दिया बेटा, महकुज को, महकुज खां को। महकुज खां जाता है अडियान नदी पर कम से कम 20,000 सैनिकों को लेकर सेंट थोमे नामक स्थान पर, और वहीं पर सेंट थोमे नामक का क्या होता है, युद्ध होता है। और इस युद्ध में महकुज क्या हो जाता है, मारा जाता है। और इससे अनरुद्दीन की क्या होती है बच्चे, हार होती है। और यहाँ पे क्या होती है, फ्रांसीसियों की क्या होती है, जीत होती है। अंग्रेज इस युद्ध में जीते नहीं थे बेटा। तो पूर्णतः बात समझ आएगी। तो थोड़ा सा बात हम लोग समझते बेटा, यहाँ से सारी बातें क्लियर हैं। अब इनको आपको आराम से एरो फेरो जो भी दिख रहा है, आप क्लास को लेते समय बाद में क्या करेंगे, मैपिंग बना के समझेंगे। अभी मैं इन सभी चीज़ को क्या करूँगा, लिखवा भी दूंगा, परेशान नहीं हुई। चलिए तो थोड़ी सी बात करते हैं बेटा, हम लोग एक पॉइंट और करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ बेटा, सेंट थोमे का युद्ध का किस प्रकार से राजनीतिक प्रभाव पड़ा। सर मॉरिशस एक देश है। क्या बच्चा, ये जो मॉरिशस आया, हाँ ये देश था। हाँ हाँ, सेंट थोमे का युद्ध, सेंट थोमे का बेटा युद्ध किस तरह से राजनीतिक प्रभाव को जन्म देता है। मान लो इसको 150 को शब्दों में लिखना है बेटा। ठीक है, देखिएगा, तो यहाँ से सेंट थोमे का युद्ध था, तो किस प्रकार के राजनीतिक प्रभाव को जन्म देता है। तो सबसे पहले बेटा आप इस पे क्या लिखेंगे, इसकी भूमिका लिखेंगे, इसके विचार को लिखेंगे। तो सेंट थोमे का युद्ध 1748 में फ्रांसीसी नायक पैराडाइज, उसमें फ्रांसीसी नायक कौन था, पैराडाइज था, उसका सेनापति पैराडाइज था, तथा कह सकते हो कर्नाटक के सेना नायक महकुज खां के बीच वर्तमान मद्रास के अडियार नदी के सेंट थॉमस नामक स्थान पे लड़ा गया। अगर परिचय में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे। अब इसका बेटा राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, सबसे पहली बात है ये चीज बताओ, जब इस युद्ध को जीतेगा कोई, मैं इसका सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ, फिर भी लिखवाता हूँ। अगर इस युद्ध के बारे में बात करेंगे तो इससे क्या हुआ, फ्रांसीसी कंपनियों का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। क्यों, कि उन्होंने भारतीय राजाओं को क्या किया बेटा, हरा दिया, और वो भी 20,000 सैनिकों को। तो इससे क्या हुआ, फ्रांसीसी कंपनियों का मनोबल क्या हुआ, मजबूत हुआ। दूसरी बात बेटा अगर बात करेंगे हम लोग तो कह सकते हो इस युद्ध के बाद दक्षिण भारत के क्षेत्रीय राजनीति में कंपनियों का हस्तक्षेप बढ़ गया। और चाहे भले से यूरोपीय कंपनी फ्रांसीसी ही इंटर किए हों, पर इससे क्या हुआ, दक्षिणी भारत में क्या हुआ, यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्या हो गया, किसमें बढ़ गया, राजनीति के क्षेत्र में। अभी तक तो सिर्फ वो क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, पर कहीं नहीं कर्नाटक के युद्ध में इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपने क्षेत्र का क्या किया बेटा, राजनीतिक क्षेत्र का क्या किया, विस्तार किया, है ही नहीं है।
तीसरी बात ये भी पता चला इस युद्ध में जो भारतीय सेना की कमजोरियों का भी पता चला, क्योंकि भारतीय सेना क्या थे, प्रशिक्षित नहीं थे, समझ रहे हो नहीं, युद्ध कमजोर थे, युद्ध में कैसे कहते कमजोर थे, इनने ज्यादा ये कुशल नहीं थे, इनके बारे में भी जानकारी पता चला बेटा। इसके साथ बेटा आप कह सकते हो कि सेंट थॉमस युद्ध के ने कंपनियों को भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया। अभी तक तो कोई कंपनी इंटर नहीं की थी, अब भारतीय राजाओं से हस्तक्षेप करना चालू कर दिए, नहीं कर दिए, तो क्या यही इसके राजनीतिक प्रभाव नहीं है? दिखा सकते बेटा आराम से, समझते बेटा। तो फिर क्या हुआ, इस युद्ध की क्या होगी बच्चे, समाप्ति। और इस युद्ध की समाप्ति किससे हुई थी, एक्सला सैपल संधि से हुई थी ना बेटा। क्या हुआ था, एक्सला सैपल संधि से प्रथम युद्ध की समाप्ति हुई ना बच्चे, प्रथम युद्ध की क्या हो गई, समाप्ति। तो इसमें हुआ क्या, तो इसमें बेटा जब युद्ध की समाप्ति हुई ना, इसमें हुआ क्या कि जहां जहां पे अंग्रेजों भारत थे ना, अंग्रेजों कौन थे, फ्रांसीसी थे, तो जिसने जो भी क्षेत्र लूटा हुआ था उस क्षेत्र को क्या किया गया, वापस किया गया। जैसे आपको बताऊं, मद्रास में मद्रास जो क्षेत्र था पुनः किसको मिल गया बच्चे, अंग्रेजों को मिल गया। और इसी तरीके से फ्रांसीसियों ने अमेरिका में लुई वर्ग का लूबर नामक क्षेत्र लिया था, समझ रहे हो। अंग्रेजों का एक स्थान था जिसका नाम था, कौन था, फ्रांसीसियों का स्थान था जिसका नाम था लूबर, अंग्रेजों ने लिया था। तो लूबर नामक क्षेत्र किसको दिया गया, फ्रांसीसियों को दिया गया। और यहाँ जो मद्रास का क्षेत्र था किसको दिया गया, अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। अब फायदा ही हुआ, अगर ये युद्ध यहाँ नहीं लड़ते तो वहां से उनका लूबर क्षेत्र क्या होता, हाथ से चला जाता अंग्रेजों का, अरे उनका किसका, फ्रांसीसियों का। तो वहां लूबर क्षेत्र को छुड़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, मद्रास को आड़े हाथ ले लिया, और भारत इसमें बेमतलब का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो चलिए इस युद्ध को समझ गए हैं तो बेटा जरा इसको लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि एक ही युद्ध को पढ़ाते चलते हैं, लिखवाते चलते हैं, समझ रहे हैं। पहले इस मैप को आप लोग ड्रा कर लीजिए, फट से इस मैप को फट से ड्रा करिए आप। चलिए तो आप लोगों ने मैपिंग बना लिया है, चलिए बच्चे तो डालेंगे आप लोग। चलिए चलिए आगे चलिए, डालेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध। पहले इसके पहले बेटा लिखेंगे, बोलो कर्नाटक प्रथम युद्ध में, बोलो, बोलना चालू करो। चलिए लिखेंगे, कर्नाटक युद्ध का संबंध, लिखना चालू करें, कर्नाटक युद्ध का संबंध दो विदेशी कंपनियों के बीच, दो कंपनियों के बीच होने वाले प्रतिस्पर्धा से जुड़ा है। कर्नाटक युद्ध का संबंध क्या लिखे बेटा, कर्नाटक युद्ध का संबंध दो विदेशी कंपनियों के बीच होने वाले प्रतिस्पर्धा से जुड़ा है जो भारत के कर्नाटक के भूभाग पर लड़े गए, जो कर्नाटक के भूभाग पर लड़े गए। इन दोनों कंपनियों के बीच आपसी शत्रुता पर, इन दोनों कंपनियों के बीच, ऐसे लिखेंगे, इन दोनों कंपनियों के बीच होने वाले युद्ध, इन दोनों कंपनियों के बीच
बीच होने वाले युद्ध सामान्यतः यूरोप में इंग्लैंड व फ्रांस के बीच आपसी शत्रुता पर निर्भर था। इसीलिए कर्नाटक में लड़े गए प्रथम एवं तृतीय युद्ध यूरोपीय कारणों पर निर्भर थे। और डालेंगे बच्चे प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748। अभी इसकी भूमिका मैंने बताया आपको कि कैसे युद्ध भारत के अंदर एंटर हुए ना। अब डालेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748। बोले लिखेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध का संबंध भारतीय राजनीति से नहीं बल्कि यूरोपीय राजनीति से संबंधित था। यूरोपीय राजनीति से संबंधित था क्योंकि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार मुद्दे पर यूरोप में इंग्लैंड व फ्रांस के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में संघर्षशील हो गए। इस युद्ध की शुरुआत अंग्रेजी सेनानायक ला बर्टन द्वारा पांडिचेरी में फ्रांसीसी नौकाओं पर अधिकार किया गया।
अधिकार किया गया, अधिकार किया गया, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण फ्रांसीसी सेना नायक डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी जल सेना डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी जल सेना नायक ला बुर्देन से मदद मांगा और मद्रास को जल एवं थल दोनों तरफ से घेर लिया, जिसके कारण अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पैराग्राफ चेंज। अंग्रेजों के शिकायत पर, पैराग्राफ चेंज करके, अंग्रेजों के शिकायत पर कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी और डुप्ले की तरफ से पैराडाइज का संघर्ष हुआ। संघर्ष ऐसे लिखें, डुप्ले क्या लिखे बच्चे? डुप्ले की तरफ से पैराडाइज ने अड़ियार नदी के तट पर सेंट थोमे नामक स्थान पर पराजित कर दिया। ठीक है, तो सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ था बेटा? 1748। मतलब एक प्रकार से जो सेंट थोमे का युद्ध था उसका जुड़ाव किससे था? कर्नाटक के प्रथम युद्ध से ही था, क्योंकि बस ये एक संघर्ष का मैदान था जहां पे ये लड़ा गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सेंट थोमे युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा, तो हेडिंग बनाएंगे बेटा इसी पे, सेंट थोमे युद्ध का प्रभाव। सेंट थोमे युद्ध का प्रभाव। तो सेंट थोमे युद्ध कब हुआ? 1748 में। फ्रांसीसी सेना नायक कौन था बेटा? पैराडाइज। और जबकि कर्नाटक की तरफ से कर्नाटक के सेना नायक कौन थे? महफूज खां। इन दोनों के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया? मद्रास के अड़ियार नदी के सेंट थोमे नामक स्थान पर। तो लिखेंगे राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा बेटा? पहली बात, फ्रांसीसी कंपनियों का मनोबल मजबूत हुआ। हाँ जी, सेंट थोमे युद्ध का राजनीतिक प्रभाव, फ्रांसीसी कंपनियों का मनोबल मजबूत हुआ
दूसरा पॉइंट, इस युद्ध के बाद इस युद्ध के बाद इस युद्ध के बाद दक्षिण भारत के क्षेत्रीय राजनीति में दक्षिण भारत के क्षेत्रीय राजनीति में कंपनियों का हस्तक्षेप बढ़ गया या बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट बेटा, इस युद्ध में भारतीय सेना की कमजोरी प्रशिक्षण का अभाव, प्रशिक्षण का प्रभाव तथा युद्ध कमजोरी का पता चला। अगला पॉइंट, सेंट थोमे की युद्ध ने कंपनियों को भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने एवं भारत से ही धन जुटाने को प्रेरित किया। मतलब बच्चे इसका समझ रहे हैं? जाहिर सी बात है, जब इन्होंने क्या किया, सैनिक तैयार करना चालू किया, तो ये क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे और उन्हीं से पैसा लेंगे, उन्हीं से व्यापार करेंगे। अभी तक, जब तक इसके पहले जो भी व्यापार हो रहा था, वो क्या करते थे, यूरोप से, देखो अमेरिका के मैक्सिको की खान थी, अमेरिका के मैक्सिको खान से चांदी निकलता था, और वो चांदी सोने निकलते थे, और चांदी सोने से मसालों का ट्रेड, शाही मलमल का ट्रेड कहाँ से होता था, भारत की पूर्वी देशों से होता था। तो अमेरिका से जो चांदी निकल के आ रहा था, सोना निकल के आ रहा था, वो पैसा कहाँ आ रहा था, भारतीय क्षेत्र में, और उससे भारत से मसाले और ये मलमल कपड़े सब कहाँ जा रहे थे, यूरोप में। पर अब क्या हुआ, इस युद्ध के बाद ये धीरे धीरे लग गया कि अब यहीं से पैसा लेकर यहीं से व्यापार किया जा सकता है, अब वहां से पैसा लाने की जरूरत नहीं है कि नहीं है। तो बच्चे अब डालेंगे अगला पॉइंट बेटा, देखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस के बीच एक्स-ला-चैपल की 1748 में संधि, प्रथम कर्नाटक युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस के बीच एक्स-ला-चैपल संधि 1748 से युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई। युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई। युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई और इस संधि के तहत फ्रांसीसी ने मद्रास अंग्रेजों को सौंप दिया। फ्रांसीसी ने मद्रास अंग्रेजों को सौंप दिया। फ्रांसीसियों को सौंप दिया, मद्रास अंग्रेजों को सौंप दिया तथा फ्रांसीसियों को इसके बदले
फ्रांसीसियों को इसके बदले यूएसए का लूबर क्षेत्र दिया गया था। अब बेटा कई सारे इतिहासकार हैं, इस युद्ध को लेकर वो अपने विचारधारा को प्रकट करते हैं। तो क्योंकि जब अपने आप मेंस के आंसर राइटिंग को करते समय लिखेंगे, तो जब विचारों को आप संकलित करेंगे, तो वहाँ पे किसी इतिहासकार के कहे गए कथनों को अगर मेंशन कर देते हैं, तो आंसर काफ़ी अच्छा मुखर आ जाता है और नंबर क्या होता है, बेहतर बनता है। समझ रहे मेरी बात को? तो इसमें थोड़ा सा कोटेशन को यूज करना है, तो 2-3 कोटेशन भी आप लोग लिख लीजिए, जिससे आपको आंसर राइटिंग में क्या हो, सहूलियत महसूस हो। तो लिखिए बेटा, लिखेंगे फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर के अनुसार, फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर के अनुसार, वॉल्टेयर के अनुसार हमारे देश में चलने वाली प्रथम गोली अमेरिका और एशिया के सभी तोपखानों में प्रथम गोली अमेरिका और एशिया के सभी तोपखानों में मानो दिया सलाई लगा देती है। मानो दिया सलाई लगा देती है। इसका मतलब क्या बेटा, चिंगारी लगा देना। अब जरा एक चीज बताइएगा, हम ये कह रहे हैं कि वहां पे फ्रांसीसियों क्या मिला बेटा, लूबर क्षेत्र मिला। और लूबर क्षेत्र किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिश के। और भारत में मद्रास क्षेत्र किसके कंट्रोल में था, फ्रांसीसी के। तो इसका मतलब ये तो हुआ कि अमेरिका में भी तो राजनीतिक दल चल रहा होगा, तो राजनीतिक दल को हस्तक्षेप कहाँ पहुंचाया गया, तो वहां भी तो पहुंचा गया। समझ रहे हैं, राजनीतिक दल को वहां भी पहुंचाया गया। समझ रहे बच्चे। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कहाँ पहुंचाया गया, यह देखेंगे भारत में भी। ठीक है ना। चलिएगा। तो क्या होगा बेटा, दिया सलाई लगा दिया ना। तो चलो बच्चे, तो क्या करते हैं, इसके आगे की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इमरजेंसी कुछ काम आ गया है, तो जस्ट मैं अगली क्लास में इसके बाकी जो कोटेशन है उसको लिखवा देंगे, और सभी युद्धों को क्या करेंगे, 2 युद्ध बचे उनके चर्चा कर देंगे ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।